गुड मॉर्निंग क्लास। मेरा नाम है पीयूष कुमार और आज का जो हमारा पॉलिटी का सेशन है इसमें हम एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे और हमारा टॉपिक है संविधान और संविधानवाद। ये दोनों टॉपिक में क्या क्या सिमिलरिटी है, क्या क्या इनमें डिफरेंट है, आज हम इन बारे में चर्चा करेंगे और इनमें क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों एक एक करके मैं इन दोनों टॉपिकों को क्लियरिफाई करूँगा। सबसे पहले पढ़ाऊँगा संविधान, उसके बाद पढ़ाऊँगा संविधानवाद और फिर उसके बाद पढ़ाएंगे इन दोनों में सिमिलरिटी क्या क्या है। तो मैं एक यहाँ से हटा देता हूँ। संविधान, दोस्तों संविधान क्या चीज़ है? संविधान आप सभी समझते हैं कि ये एक कानून है, ये कानून व्यवस्था है, ये हम बात समझते हैं। लेकिन ये होता क्या है, संविधान की आवश्यकता क्या है? दोस्तों संविधान एक किसी भी देश की एक प्राथमिक विधि होती है, यानी एक हमें एक ऐसा क्राइटेरिया, एक ऐसा कानून की ज़रूरत होती है जो सभी से ऊपर हो, यानी हमारे ऊपर कोई भी शासन करे, ठीक है, तो वो जो शासक होता है वो भी इसके अंतर्गत आए, इसलिए हमें संविधान बनाना पड़ता है ताकि एक व्यवस्था बना सकें। इसीलिए हम कहेंगे कि संविधान यानी यह है किसी भी देश या राष्ट्र, पॉलिटी में हम देश या राष्ट्र को एक राज्य भी बोलते हैं, राज्य। जब हम पॉलिटी में बात करेंगे तो राज्य का जो अर्थ होगा, अगर हम बात करेंगे सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वहाँ पर राज्य का अर्थ हो सकता है स्टेट, अगर हम स्टेट की बात करें। लेकिन आप हमेशा ही राज्य का जो अर्थ है वो हमेशा राष्ट्र या देश ही लेकर चलना। राज्य को आप कभी भी ये मत सोचना कि ये एक हम किसी स्टेट की बात करें, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। राज्य का अर्थ है किसी भी देश के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। जब भी हम राज्य लिखेंगे तो समझ लेना किसी हम देश को डिनोट कर रहे हैं। तो यह किसी भी देश या राष्ट्र या राज्य की प्राथमिक विधि होती है। यानी इससे ऊपर कुछ नहीं है। ये एक ऐसी विधि है कि अगर आप कोई और विधि भी बनाओगे तो इसके नीचे ही काम करेगी। जैसे कि मैं बोलता हूं, अगर मैं यहाँ पे नंबर डाल लूं तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि ये है किसी भी उपविधि, किसी भी उपविधि या कह दो द्वितीयक विधि, ये किसी भी उपविधि या द्वितीयक विधि होती क्या है? दोस्तों उपविधि का अर्थ है कोई भी ऐसी विधि जो संविधान के बाद बनाई हो। तो इसलिए हमने क्या बोला, यह किसी भी उपविधि या द्वितीयक विधि से ऊपर होती है। द्वितीयक विधि या उपविधि, उपविधि होती क्या चीज़ है? दोस्तों जैसे कि मैं आपसे बात करूं, हमारा कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन यानी जिसे हम हिंदी में संविधान कहते हैं। आपने सुना होगा आईपीसी, आपने सुना होगा सीआरपीसी, आपने सुना होगा कोई भी लेबर लॉ, आपने सुना होगा कोई भी महिला अधिनियम। तो ये बहुत तरह के होते हैं, मतलब लेबर लॉ होता है, महिला अधिनियम होता है, ठीक है, कोई भी दहेज प्रथा अधिनियम होता है। तो ये कोई भी हम कानून बनाते हैं, लेकिन ये है क्या, ये एक उपविधि है। इन्हें हम विधि नहीं कहेंगे, इन्हें हम संविधान नहीं कहेंगे, ये संविधान नहीं है, ये है उपविधि। ये होती क्यों है? क्योंकि जब संविधान बनता है, ठीक है, संविधान में हमने जैसे कि आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, आईपीसी से हम किसी को सज़ा को जस्टिफाई करते हैं कि ये सज़ा के लायक है, ये सज़ा है या नहीं है, ये गलत है या नहीं है। सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी ये सज़ा देती है एक तरह से। आपने सुना होगा जब पुरानी पिक्चर देखते हो तो उसमें बोलते हैं कि क्या नाम है, आपको दफ़ा 122 के तहत, ठीक है, इस तरह की सज़ा दी जाती है। तो ये आईपीसी के अनुसार दी जाती है, सीआरपीसी के अनुसार दी जाती है। ये एक उपविधि है या द्वितीयक विधि है। द्वितीयक विधि है, प्राथमिक विधि कौन है? हमारा संविधान। इसका अर्थ ये है कि जब भी हम कोई विधि बनाएंगे, यानी कोई भी द्वितीयक विधि बनाएंगे या हम उपविधि बनाएंगे, तो हम ये बात याद रखेंगे कि ये संविधान का उल्लंघन ना करें। यानी कोई भी अगर जैसे लेबर लॉ है या मान लो कि अभी जीएसटी है, ठीक, नरेंद्र मोदी जी जीएसटी लेके आए, लेकिन अगर जीएसटी
चाहे वो लोकसभा से, राज्यसभा से, राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने के बाद कोई कानून बेशक ना बन जाए, ये बिल्कुल पास हो जाए, लेकिन अगर भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने या फिर हाई कोर्ट ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संविधान का उल्लंघन करती है, तो ये उसी समय खारिज हो जाएगी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ये द्वितीयक विधि है और ये संविधान का उल्लंघन नहीं करती है, इसलिए ये भारत में लागू है। अगर ये कहीं तक भी संविधान का किसी भी आर्टिकल के अनुसार या किसी भी संविधान की अनुसूची के अनुसार ये अगर संविधान का विरोध कर दे तो ये तुरंत एकदम खारिज हो जाएगी, यानी इसको हम प्रतिबंध कर देंगे। तो इसीलिए सब होती है द्वितीयक विधि और संविधान होती है प्राथमिक विधि। आगे चलते हैं दोस्तों। एक चीज मैं बताऊं आपको, जैसे कि लेबर लॉ है, महिला अधिनियम है, ये हम क्या करते हैं कि कोई भी एक अधिनियम बनाते हैं या जैसे कि कोई भी हम संविधान में संशोधन करते हैं। आपने सुना होगा आर्टिकल 368 जो संविधान का भाग 20 है, ये है क्या? आपने इसका जिक्र सुना होगा, संविधान संशोधन, जिसे हम जब भी कोई संविधान संशोधन होता है तो आप ऐसे बोलते हो, ये लिखा आता है, यानी सीए का विरोध हो रहा है या कुछ भी ऐसा होता है। सीए मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, यानी संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, जब संविधान संशोधन होता है उसे बोलते हैं सीएए, ठीक है, शॉर्ट में बोल देते हैं। तो जब भी हम संविधान संशोधन करते हैं यानी संविधान में चेंजेस करते हैं तो हमसे क्या कह सकते हैं? ये हमसे कह सकते हैं कि एक गतिशील दस्तावेज है। यानी यह गतिशील दस्तावेज है। जैसे कि अभी आर्टिकल संविधान का भाग 14, हमने संविधान संशोधन किया और संविधान का एक भाग जोड़ दिया 14A। एक संविधान का भाग है, ठीक है, संविधान का एक भाग है, संविधान का एक भाग आप मान लेते हैं क्या है कि संविधान भाग 4, हमने संविधान संशोधन किया और भाग 4A जोड़ दिया। ठीक है, आपने सुना होगा कि भारत में जो मौलिक कर्तव्यों के भाग 3 में है और मौलिक जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी, ठीक है, ये संविधान के भाग 4 में है। तो इंदिरा गांधी जी ने सोचा कि हम क्यों ना संविधान संशोधन करें और भारतीयों को मौलिक कर्तव्य भी दें, मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्य भी दें कि भारत के नागरिक के क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए। तो इसी के लिए आया था कौन? संविधान का भाग 4A। तो इसीलिए जो हमने लिखा है कि यह एक गतिशील दस्तावेज, यानी इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, गतिशील है यानी थोड़ा सा बढ़ भी सकता है। कोई अगर ऐसा होता है कि कोई चीज़ वर्तमान समय की स्थिति के अनुसार अगर गलत है तो संविधान में संशोधन करके बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है, इसलिए मैंने लिखा ये गतिशील दस्तावेज है। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। दोस्तों संविधान का क्या सिस्टम है? संविधान एक ऐसी चीज़ है, सिर्फ इतना ही नहीं है, संविधान किसी भी देश की एक ऐसी विधि होती है जो संविधान के जो प्राथमिक लोग हैं, ठीक है, जो भारत का प्रथम लोग हैं, जो प्रथम व्यक्ति है, उसे कौन माना जाता है? हम मानते हैं राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसी भी देश का प्रथम नागरिक होता है, ठीक है, लेकिन वो भी एक संविधान के नीचे आता है। अगर हम पूछे कि भारत में किसका शासन है तो आपको एक ऑप्शन दे दिया प्रधानमंत्री, एक ऑप्शन दे दिया कोई भी सरकार, ठीक है, एक ऑप्शन दे दिया केंद्र सरकार या राज्य सरकार, अरे एक ऑप्शन दे दिया वहाँ पर संसद। तो संसद अगर लगाना है तो आप संसद लगाओगे, क्योंकि कोई भी नियम कानून संसद ही बनाती है। लेकिन अगर संसद के बाद एक और ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन दे दिया ये कि इसमें दे दिया संविधान, तो ध्यान रखना संविधान सबसे ऊपर है, यानी संसद से भी जो ऊपर है वो है हमारा संविधानवाद। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। और इसके अलावा इसमें कोई और ऐसा टॉपिक नहीं है जो मतलब संविधान में समझाने लायक हो। ये गतिशील दस्तावेज भी है और एक सर्वोच्च विधि है, द्वितीयक विधि मैंने आपको बता दी। तो ये वाला मैं 5 सेकंड के लिए यहाँ से हट जाता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके या तो इसे नोट डाउन कर लेना या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सभी ने ये अच्छे से नोट किया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा संविधानवाद। संविधानवाद क्या चीज़ है दोस्तों? जैसे संविधान होता है, ठीक है, उसी के अनुसार एक शब्द होता है संविधानवाद, जो संविधान पर आधारित नहीं होता। लेकिन लोगों को लगता है कि संविधान है तो संविधानवाद जो होगा ऐसा जरूरी है, ऐसा नहीं है। इसका एक उपनाम होते हैं। उपनाम क्या होते हैं? संवैधानिक शासन, ये कह दो,
संवैधानिक सरकार, ये दोनों एक ही बात है। संवैधानिक शासन कह दो, संवैधानिक सरकार कह दो, या फिर संविधानवाद कह दो। तो क्वेश्चन में किसी तरीके से भी घुमा के बोल सकता है कि भाई संवैधानिक सरकार है, संविधानवाद है। माइक चालू है? हाँ बिल्कुल। संवैधानिक शासन है, संवैधानिक सरकार है, इसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, यानी कोई सा भी शब्द आपको एग्जाम में दिया जा सकता है। तो इसके डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे? सीधा सीधा आप ये लिखोगे कि किसी भी सरकार या शासक भी हो सकता है का संवैधानिक, आप ऐसे लिखिए, संवैधानिक प्रावधानों का आदर्श। किसी भी सरकार या शासक का संवैधानिक प्रावधानों यानी संवैधानिक आदर्शों का पालन करना संविधानवाद कहलाता है। यानी मैंने क्या लिखा? संवैधानिक आदर्श, यानी संविधान ना हो ऐसा जरूरी नहीं है कि संविधान भी होना चाहिए, लेकिन संवैधानिक आदर्श जरूर होने चाहिए। यानी वहाँ पर एक मनमर्जी से की सरकार ना हो, मनमर्जी की सरकार ना हो, या क्या दोस्त आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि आपको जो एग्जाम की जो लैंग्वेज रहेगी वो मनमर्जी की सरकार ना रह के आपसे कहा जाएगा कि अंकुश, सरकार पर अंकुश हो, यानी सरकार निरंकुश ना हो। निरंकुश का अर्थ है तानाशाह। ठीक है, आप इस शब्द को ऐसे लिख सकते हो, तानाशाह। यानी तानाशाही ना हो, अपनी मनमर्जी ना हो कि भाई कोई भी नियम बना दिया, किसी भी तरह का नियम बना दिया, जनता के मौलिक अधिकार ही छीन ले। ठीक है, यानी जनता को फंडामेंटल राइट को आप लिख लेना, मौलिक अधिकार बोलते हैं। ठीक है, इसे शॉर्ट में बोल देते हैं FR, यानी फंडामेंटल राइट। जनता को मौलिक अधिकार हो, जनता को मौलिक अधिकार हो, यहाँ पे संवैधानिक शासन तो ही कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अब पूछा जाएगा क्वेश्चन में ये कि अगर संविधान किसी देश में है तो क्या संविधानवाद भी होगा? अगर किसी देश में संविधान ही नहीं है तब संविधान होगा, तो संविधानवाद होगा। अगर वहाँ पर संविधान है तो क्या संविधानवाद होगा? तो इस तरीके से क्वेश्चन घुमा लेते हैं। मैं आपको बिल्कुल डाउट बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। कैसे? जैसे कि एक एग्जाम्पल है, ये ले लेते हैं संविधान। एक टेबल के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा संविधान, और एक है संविधानवाद। एक आप इस तरह की टेबल बना लेना। हम पहला एग्जांपल लेंगे वेटिकन सिटी का। वेटिकन सिटी आपने सुना होगा, चर्चे में है, क्योंकि ये पूरी दुनिया का सबसे छोटा देश है। ये इतना छोटा देश है कि आप साइकिल लेके निकलोगे तो पूरे देश की यात्रा कर लोगे। वेटिकन सिटी पूरी दुनिया का सबसे छोटा देश है। अब छोटा देश है तो आप समझ सकते हो संविधान अगर नहीं भी है तो भी वहाँ पर काम चल जाएगा। तो यहाँ पर संविधान नहीं है लेकिन संविधानवाद है। ऐसा कैसे है? ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि देश, मैंने आपको बोला कि ये सबसे छोटा देश है, क्षेत्र भी छोटा है, यहाँ की जनसंख्या भी बहुत कम है, और जनसंख्या कम होने के कारण दूसरा रीज़न क्या है, यहाँ पर एक ही संप्रदाय के लोग रहते हैं। यहाँ पर हमेशा सिर्फ क्रिश्चियन लोग ही रहते हैं, और जब एक ही समुदाय के लोग हैं तो वहाँ पर शासन करने में इतनी समस्या नहीं होती होगी, क्योंकि जब एक ही धर्म के लोग हैं तो अपने ही धर्म को प्रमोट करके जो अपने धर्म के जो आदर्श हैं उन्हीं के अनुसार कार्य करेंगे और काम हो जाएगा। तो लेकिन क्या भारत जैसे देश में पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लगभग सभी संप्रदाय, सभी धर्मों के लोग हैं। यहाँ पर जातियाँ में हैं, अल्पसंख्यक है, हर तरह के। ऊपर से यहाँ पर देश भी बहुत बड़ा है, जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर तो सेकुलर शब्द का जरूरत भी नहीं है सेकुलर होने की। एक शब्द है, आपने देखा होगा, अगर चलो पहले हम भारत ही ले लेते हैं, आपको ना भारत डाउट बना रहेगा। भारत कैसा है? भारत में आप सभी जानते हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ तो संविधान तो होगा ही। तो ये संविधान, यानी संविधान तो भारत में है,
लेकिन अब बात ये आती है कि अगर संविधान है तो क्या संविधानवाद भी है? बिल्कुल। इन कंडीशंस के आधार पर देखो आप, यहाँ पर संविधान है तो आपको पता ही है संविधानवाद है, हाँ बिल्कुल है। मैंने क्या बोला कि संवैधानिक शासन हो, संवैधानिक सरकार हो, ठीक है, किसी भी सरकार या शासक का संवैधानिक आदर्शों का पालन करें, ठीक है, संवैधानिक आदर्शों का पालन करें। क्या कोई भी भारत की सरकार ऐसी आई है जिसने संविधान का उल्लंघन किया हो? जब भी उल्लंघन करती है सुप्रीम कोर्ट रोक देती है। तो हमेशा ही जब यहाँ पर फंडामेंटल राइट मैंने लिखा है, फंडामेंटल राइट भी यहाँ पे जनता के पास है, संवैधानिक सरकार है, संवैधानिक आदर्शों का पालन किया जाता है, संविधान का पालन किया जाता है, तो जरूरी सी बात है संविधानवाद तो होगा ही होगा। दूसरी है भारत में लोकतंत्र है, ये भी एक संविधानवाद की पहचान है। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जहाँ पर संविधान है, ठीक है, संविधान है वहाँ पर संविधानवाद नहीं है, लेकिन जहाँ पर संविधानवाद नहीं है वहाँ पर जहाँ पर संविधान है और संविधानवाद, सॉरी एक मिनट ये मिस हो गया, यहाँ पर संविधान, भारत में संविधान भी है और संविधानवाद भी है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया हमेशा ही चर्चा में बना रहता है, आपने देखा होगा एक तानाशाह किम जोंग नाम का वहाँ पर शासक है। कोई चुनाव नहीं है, कोई चुनाव नहीं है, कोई संविधान नहीं है, कुछ नहीं है, अकेला ही शासन करता है, कोई वोटिंग नहीं होती, कोई चेंजेस नहीं होता, जो उसने अपनी जुबान से कह दिया वही नियम बन गया। तो वहाँ पर संविधान तो है ही नहीं, तो संविधानवाद है? संविधानवाद कहाँ होगा? इनमें से एक भी कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा, ना ही वहाँ पे जनता के पास फंडामेंटल राइट है, ना ही संवैधानिक आदर्शों का पालन किया जाता है, तानाशाही भी है, निरंकुश भी है, सब कुछ पोजीशन में। इनमें से एक भी कंडीशन ऐसी है जो उत्तर कोरिया पे अप्लाई हो जाए, तो संविधानवाद होगा ही नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ऐसे भी हो सकता है कि संविधानवाद भी नहीं है, संविधान भी नहीं है। अब एक कंडीशन बची, सिर्फ एक कंडीशन, वो कौन सी कंडीशन बची है? वो कंडीशन ये बची है, ये वाली, यानी एक ऐसा देश क्या हो सकता है जहां पर संविधान है लेकिन संविधानवाद नहीं है? बिल्कुल, चाइना, चीन, या कह दो आप इसे चाइना। यहाँ पर संविधान है, बिल्कुल है, पूरा देश संविधान से चलता है, ये बात में कोई गलती नहीं है, लेकिन संविधानवाद है? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? एक छोटी छोटी सी आंखों को माना कि सभी की छोटी छोटी सी आंखें हैं, वहाँ पर आप देखना कि एक ही शासक है, जब से आप छोटे से बड़े हो गए केवल एक ही प्रधानमंत्री है, वो चेंज ही नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर चुनाव ही नहीं होते, ना चुनाव होते हैं, ना कोई और चुनकर आता है, सिर्फ जो शख्स बैठा है वही कोई भी नियम बनाएगा और वही चलेंगे। लेकिन संविधान है, पूरा देश संविधान से ही चलता है उनका, तो इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते यहाँ पर संविधान नहीं है। संविधान है लेकिन संविधानवाद बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये एक सिमिलैरिटी थी, यानी क्या अंतर था इनमें। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, संविधान क्या है, संविधानवाद क्या है। इन दोनों टॉपिक से रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। उसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल के यूट्यूब पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अदरवाइज़ कोई आपका क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।